नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं वो बेहद ही खास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार के गुट के जो है ये नेता है, साथ ही ये महाराष्ट्र सरकार में इकलौती महिला मंत्री है और सबसे यंगेस्ट मंत्री भी ये है। आज हमारे साथ अदिति तटकरे जी जुड़ रही है। अदिति ताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि HW न्यूज़ नेटवर्क को आपने समय दिया। मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि आपके डिपार्टमेंट के ऊपर मैं बहुत डिटेल में बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने कहा कि आप इकलौती जो है महिला मंत्री है इस कैबिनेट में, वैसे ही आपके पिता है वो सुनील तटकरे जी, वो इकलौते राष्ट्रवादी कांग्रेस के MP हैं। तो क्या सही हो गया ऐसा कि उनकी सीट जो है वो, मतलब व्हाट वेंट राइट या कह सकते हैं, क्योंकि महायुति के अगेंस्ट में क्लियर माहौल था। ये तो अभी अजीत दादा खुद इस चीज को मानते हैं, एकनाथ शिंदे जी ने माना है, फडणवीस जी ने, सब बड़े नेता ने इसका एक्सेप्टेंस किया है। तो क्या सही हुआ है कि सुनील जी की सीट जो है वो मतलब निकल गई? हर एक चुनाव अपने अपने अलग इंक्लिनेशन और अपने अपने अलग मुद्दों पे लड़ी जाती है। रायगढ़ क्षेत्र में जो लोकसभा के चुनाव हुआ उसके अलग अपने अपने मुद्दे थे। ऑब्वियसली जब लोकसभा का चुनाव होता है तब देश के हित के या नेशनलाइज्ड काफ़ी मुद्दे रहते हैं, लेकिन कुछ लोकल मुद्दे भी रहते हैं, कुछ लोकल इश्यूज भी रहती हैं, कुछ जो कैंडिडेट्स होती है उनकी कनेक्टिविटी भी रहती है। तो इन सब मुद्दों पे भी वोटिंग किया जाता है। और तटकरे साहब जो है वो वहाँ से सांसद पहले रह चुके हैं 2019 से 2024 तक। उससे पहले भी जब 2014 में चुनाव हुआ था तब केवल 2000 वोट से हम डिफीट हुए थे। तो वो अनुभवी भी है और वहाँ का जो कनेक्ट है उनका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस बार महायुति की तरफ से जब चुनाव लड़ रहे थे तो महायुति के सारे जो घटक है, बीजेपी के MLA हैं वहाँ पे, शिवसेना के जो MLAs हैं, उन्होंने भी काफ़ी मिलजुल के काम किया और वोटर्स का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। और वहाँ के जो सारे ये जो मुद्दे हैं उनमें ध्यान में रख के हमें वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना और तटकरे जी को दोबारा वहाँ से सांसद होने की संधि। अदिति ताई, आप जो है महिला व बाल विकास मंत्रालय आप संभाल रही है, अपने अनुभव के बारे में आप कुछ बताइए इन डिटेल। मैंने राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर के तौर से भी काम किया है और इस बार महायुति की सरकार में कैबिनेट मंत्री मुझे होने का मौका जो है मेरे पार्टी के नेताओं ने दिया है, अजीत दादा ने दिया है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिया है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस महायुति के सरकार में मैं महिला मंत्री हूँ, एक यंगेस्ट मिनिस्टर भी हूँ, लेकिन कभी भी जब मेरे डिपार्टमेंट के काम या उसे प्रेफरेंस देने की बात आती है तो कभी भी किसी भी प्रकार का दूजाभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। काफ़ी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए हम इस कार्यकाल में ला पाए हैं। महायुति की सरकार में ऑनरेबल CM हो, एकनाथ जी शिंदे साहब हो, DCM फडणवीस साहब हो या अजीत दादा हो, मंत्रिमंडल के मेरे बाकी भी वरिष्ठ सब सहकारी हैं, उन्होंने हमेशा गाइड किया है। और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं जो है ये इन 2-2.5 सालों में हम ला पाए हैं। इस बात की बेहद खुशी है। अदिति जी, एक ऐसा, क्योंकि अब आप जो मंत्रालय संभाल रहे हो वो डायरेक्टली लोगों से जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी जनता से, और एक नेता के लिए भी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सक्सेसफुल नेता का वही होता है जिसका जनता से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ऐसी एक आप एक्सपीरियंस बता सकते हो हमारे दर्शकों के लिए विच आप प्राउड हो कि, मतलब हम सब, मैं भी जर्नलिज्म करता हूँ तो मुझे अपनी कोई स्टोरी पे प्राउड होगा कि मैंने ये स्टोरी की। वैसे आप एक मंत्री होने के नाते आपको क्या प्राउड है कि मैंने एज अदिति तटकरे ये काम किया? 2 चीजें हैं। एक तो हम माँ का नाम जो है हमारे पूरे नाम में ला पाए हैं। आई थिंक महाराष्ट्र राज्य ये पहला राज्य है इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय लेने में। और जब बालक के सामने पहले उनके माँ का नाम, फिर उनके पिता का नाम और फिर उनका जो सरनेम है वो लगने वाला है, तो ये जब निर्णय हमने लिया तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि डिपार्टमेंट की तरफ से, जब मैं मंत्री हुई इस विभाग की, उस वक्त मुझे ये निर्णय लेने का या फिर प्रस्तावित करने का मौका मिला। और फिर इसे CM और दोनों DCM ने भी, मंत्रिमंडल के जो सारे सहकारी उन्होंने भी इसे समर्थन दिया। और उसी दिन से जब हमने कैबिनेट में निर्णय लिया, उसी दिन से तीनों ने भी
अपने जो ऑफिस के नाम की जो नेम प्लेट है उसमें इस जो नया हमारा जो डिसीजन है उसका स्वागत किया और उनके नेम प्लेट्स में ये दिखाई देता है। दूसरी बात, जब हम मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन ये जब योजना हमने शुरू की और पहला डीबीटी हमने जब 17 अगस्त को 14 अगस्त से हमने शुरू किया और जब हमें मैसेजेस आने लगे महिलाओं के जो हमसे कनेक्टेड भी नहीं थी, वो बहुत ही रूरल एरियाज़ की ये महिलाएं हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमारे आभार उन्होंने व्यक्त किए या फिर उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो वो एक बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस खुशी थी, अलग ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, ये योजना जो है वो 28 जून को जब बजट पेश किया गया तो उसमें इस योजना की घोषणा की गई और तकरीबन उसके 1.5 महीने में ही 17 अगस्त को इसका पहला जो डीबीटी है 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हम कर पाए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत शासन ने ली थी, विभाग ने ली थी, सारे अधिकारी हों कर्मचारी हों उन्होंने ली थी और मेरी मतलब सारी जो विभाग की जो यंत्रणा है वो इस योजना को सफल कराने में लगी थी। तो जब ये पहला डीबीटी हुआ और हमें इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव ला पाए। उसके बाद भी हमने कुछ दिन पहले ही 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में फिर से डीबीटी किया और काफ़ी महिलाओं के साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला। काफ़ी महिलाओं ने हमें बताया कि उन्होंने उस पहले डीबीटी से कौन से उनके बहुत दिनों की जो इच्छा थी, ख्वाहिश थी, वो पूरी कर पाए। एक महिला मुझे नागपुर में मिली थी, वो बोली मुझे बहुत दिनों से साइकिल लेनी थी खुद के लिए और वो मैंने जब पहला डीबीटी हुआ तो उससे मैंने वो साइकिल ली। ऐसे काफ़ी सारे अनुभव हैं जो हमें सुनने मिले और हमें खुशी है कि जब हम इस कुर्सी पे इस पद पे बैठते हैं तो ऐसे सकारात्मक ऐसे पॉजिटिव बदलाव हम लोगों के जीवन में ला पा रहे हैं। अदिति जी, कभी अब क्योंकि एक सोशल मीडिया का दौर है और नेताओं को अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। जनता ऐसी है कि मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक नेता के साथ ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बैठा था, उन्होंने मुझे, बहुत बड़े नेता, उन्होंने मुझे बोला कि हम ऐसा है कि जनता कभी सर पे बिठा देती है तो कभी जमीन पे फेंक देती है, तो ये एक चीज़ है। तो एज ए मंत्री आपने ट्रोलिंग फेस की हो या आप कैसे उससे डील करते हो, कैसे आप अपने दिमाग पे उस चीज को जाने नहीं देते हो और फिर अगले दिन, क्योंकि आप ब्रेक नहीं, मैं देख रहा हूँ आपका शेड्यूल सुबह से लेकर आप कंटिन्यूअस आप काम दे रहे हो, उसमें भी आपने समय दिया, तो इतने बिजी शेड्यूल में आप एक दिन छुट्टी तो एफर्ट नहीं कर पाओगे, तो वो कैसे आप डील करते हो, किससे मूव ऑन करके अपने को जाने का? एक है कि जब हम कोई भी काम करते हैं या किसी भी हम पद पे रहते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों रहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ है वो आलोचना करेंगे, कुछ है जो आपको सोशल मीडिया पे अभी ट्रोलिंग का भी ऑप्शन है तो कुछ लोग ट्रोल करेंगे, लेकिन ये उस व्यक्ति पे ज़्यादा निर्भर करता है कि इस बात का वो कितना प्रभाव खुद पर पड़ने देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कभी भी किसी भी चीज़ से विचलित या डिस्टर्ब होके हम काम नहीं कर सकते। तो जो ट्रोलर्स है वो ट्रोलिंग करते रहेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें अच्छा काम करना है और उससे हम दूर नहीं हट सकते हैं, क्योंकि जब ये मौका हमें मिलता है तो उस मौके पर हम क्या करते हैं वो चीज़ ज़्यादा महत्व रखती है, ना कि ये कि हम पे कौन क्या बात कर रहा है। और मैं मानती हूँ कि हम अगर हम क्रिटिसिज्म्स का और ट्रोलिंग का रिप्लाई देते बैठेंगे तो हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा, लेकिन हम कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो मैं इस बात को ज़्यादा महत्व देती हूँ कि मैं जब इस पोस्ट पे हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रख के लोगों तक पहुँचूँ। और इस जब एटीट्यूड के साथ हम काम करते हैं तो नेगेटिविटी या फिर किसी भी ट्रोलिंग का ज़्यादा इफेक्ट हम पे नहीं रहता। जी अदिति, एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी मेरा ये सवाल होगा और एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं, क्योंकि अब मुझे एक्सेस मिला है आप तक पहुंचने का, तो ये मैं आपके तरफ मैं पहुंचाना चाहूँगा इसको। बीड़ में एक गांव है, हम HW न्यूज़ ने वो स्टोरी भी की थी, जहाँ पे आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं और बहुत कम उम्र में जो है वो लड़कियां जो है वो प्रेग्नेंट हो रही, बहुत भयावह स्थिति है। मतलब जब मैंने वो विजुअल्स देखे तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बंद हो पा रही है? बीड़ या ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, इलाके हैं जहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बताना चाहूँगी कि चाइल्ड मैरिजेस की रिपोर्टिंग भी जो है वो पिछले 1-2 सालों से बढ़ी है
तो जितनी रिपोर्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही हम उस पर एक्शन ले पाएंगे या वो कम कर पाएंगे। जैसे आपने बीड़ के बारे में बताया, बीड़ की जो जिलाधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके साथ भी हमने इस बात पे, इस मुद्दे पे एक विशेष बैठक ली थी और वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे काम वो जो है वो कर रही थी। हमने काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हम बीड़ में रोक पाए हैं पिछले 1-1.5 सालों में से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं। हाँ, हर एक इलाके के अपने अपने मुद्दे रहते हैं। वहाँ पे बीड़ में माइग्रेटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस माइग्रेटिंग पीरियड जो रहता है वहाँ पे जो फार्मर्स रहते हैं उनका माइग्रेटिंग पीरियड जब रहता है, तब ये जो चाइल्ड मैरिजेस का जो रेशो है, नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस आर हाई ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन एक हमने अभी नांदेड़ या बीड़ या परभणी में जो एक शुरू किया है वो है पालिका पंचायत, जहाँ पे यंग गर्ल्स जो है उनकी पंचायत बैठती है, उनमें बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होती है और वो यूनाइटेडली जब किसी भी उनके दोस्त या उनके कॉलीग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो मिलकर उस बारे में पुलिस में या फिर वहाँ की जो लोकल प्रशासन है वहाँ पे रिपोर्ट करती। उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स भी दिखे हैं। हमने और एक चीज़ की है जो बीड़ में भी हमने बीच में वहाँ पे जिला प्रशासक जो है उनकी तरफ से भी इस बारे में किया गया था कि जब मैरिजेस होते हैं तो सिर्फ उन माँ बाप या उन जो इन-लॉज होते हैं उन पे ही नहीं, लेकिन वो जो लोग उस मैरिज में सहभागी या जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फिर वो पंडित हो या फिर वो बैंड या डेकोरेटर्स हो, उन सब पे कार्रवाई की जाने की जो शुरुआत की है। और उससे जो मैरिजेस का जो प्रमाण है, जो नंबर ऑफ मैरिजेस है वो कम हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। पहला हमारा प्रायोरिटी ये है कि वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कंप्लेंट होनी चाहिए, इट शुड गेट रजिस्टर्ड, दैट इज द मेन थिंग। जब वो शासन तक पहुंचेगा, पुलिस तक पहुंचेगा, तब हम उस पर कुछ कर पाएंगे। तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो रिपोर्टिंग जो है वो पिछले 1-2 सालों से बढ़ी है, तो ये अच्छी बात है। जब तक रिपोर्टिंग नहीं बढ़ेगी तब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 4 जुलाई 2024 की एक खबर है कि मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिल गया। तो मतलब ये कैसे, मतलब बच्चे जाते हैं वहाँ पे, मेजर उनका मोटिवेशन ही खाना होता है अपना, उसी रीज़न से वो स्कूल उनको भेजते हैं, उसी बहाने से वो पढ़ लेते हैं। तो ये ऐसी घटनाएं घटित होगी तो कैसे होगा? जी नहीं, एक तो है कि जब ये मिड डे मील्स जो है, शासन हो या केंद्र शासन ने हो, बहुत ही सोचकर बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से उन्हें अच्छा पोषण मिलना चाहिए, इसलिए ये सब योजनाएं बनाई जाती है। जब ये ऐसी केसेस हमारे पास रिपोर्टिंग होती है, पहले तो हम इसका अर्जेंट जो रिपोर्ट है वो मंगवाते हैं, और जो भी उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई अधिकारी हो जो इसमें इन्वॉल्व हो, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाती है। फर्स्ट उसका रूल ऐसे रहता है कि जब ऐसा किसी भी आंगनवाड़ी हो, मैं आंगनवाड़ी बोलूँगी क्योंकि आई एम कंसर्न दैट डिपार्टमेंट थ्रू डिपार्टमेंट इज वेल। सो जब किसी भी आंगनवाड़ी में ऐसा कोई पैकेट मिले या पोषण आहार में ऐसा कुछ हो, तो पहले तो वो रिपोर्टिंग की जाती है एक, और उस बैच में जो सप्लाई हुआ होता है वो पहला जांच लिया जाता है कि एक आंगनवाड़ी में ऐसे मिला है, उसी दौरान जो आंगनवाड़ी में ये सप्लाई हुआ होता है पहले तो वो हम जांच कर लेते हैं, और फिर वो क्रॉस वेरीफाई करके उसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर हो, पहला रूल ये रहता है कि उन्होंने पहले तो वो विदिन 24 आवर्स वो रिप्लेस करना रहता है, दैट इज वन। और उसके अलावा उस पर जांच कर जो भी वहाँ पे दोषी हो उनको कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो ऐसे जब केसेस आते हैं तो हमारा पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि एक तो जो पोषण जो आहार है, जो पैकेट्स है वो बांटे हैं, वो पहले तो क्रॉस वेरीफाई करना, और उसकी डेट भी है, क्योंकि हमारा पोषण ट्रैकर रहता है। तो जब हम when it is being supplied to them, the first criteria or the first rule is to check whether the parcel is upright, whether it is proper or not. तो हम लोग इसके अलावा भी एक सिस्टम हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे
सप्लायर के तरफ से जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब ट्रांजिट में हो, जब पहुंचता है, तो उस सब का जो वेरिफिकेशन है उसकी एक हमने महाराष्ट्र और हमारा डिपार्टमेंट एक सिस्टम जो है वो भी शुरू कर रहा है। तो वो शुरू करने के बाद बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं हैं उस पर निश्चित रूप से हम काम कर पाएंगे, कम भी कर पाएंगे। और एक बार ये सिस्टम सेट हो जाए तो जो सप्लायर रहते हैं या ट्रांजिट में भी रहते हैं तो वो भी ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। करेक्ट। अदिति जी, आपने उद्धव ठाकरे की सरकार में भी काम किया है, आपने एकनाथ शिंदे की सरकार में भी काम किया है। एडमिनिस्ट्रेशन वाइज मैं पूछ रहा हूँ, पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, क्या फ़र्क है? दोनों ने भी अलग अलग फेजेस में काम किया है। जब उद्धव जी ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उसके 3 महीने बाद ही तुरंत कोविड का फेज शुरू हुआ था। साइक्लोन्स थे, हमने तो कोकण में 2 साइक्लोन्स, तब तौकते हो या निसर्ग साइक्लोन हो या कोविड का जो पूरा संकट है वो तकरीबन 1.5-2 सालों तक चला था। और उसके बाद कुछ 4-5 महीने हुए थे वापस हम अपनी रूटीन लाइफ में आ रहे थे, नॉर्मलसी में आ रहे थे, और उतने में ये सरकार का ये हुआ। तो दोनों की काम करने के अलग अलग तरीके थे। उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल फेज में कोविड के वक्त काम किया है। एकनाथ जी शिंदे साहब ने अभी ये 2-2.5 साल जब पॉलिटिकली क्रिटिकल टाइम है तभी काम किया है। तो दोनों के काम करने के तरीके में भी फ़र्क है। फॉर्चुनेटली मुझे उस वक्त भी मैं पालक मंत्री थी और स्टेट मिनिस्टर थी, तो ज़्यादा पावर स्टेट मिनिस्टर के होते नहीं है। तो जितना भी मेरा इंटरेक्शन उनके साथ था काफ़ी अच्छा ही रहा है। और आज एकनाथ शिंदे साहब के साथ जब मैं काम कर रही हूँ तो कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ मोर एक्सेस एंड पावर्स ऑल्सो। फॉर्चुनेटली ये डिपार्टमेंट जो मुझे मिला है महिला एवं बाल कल्याण, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स के अप्रूवल भी इस कार्यकाल में हुआ है। तो उनके साथ काम करने में का भी अनुभव मेरा अच्छा रहा है। तो वैसे दोनों भी अलग अलग व्यक्ति है, दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो अभी जो काम करने के मुझे जो मौका मिल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा सीएम और दोनों डीसीएम्स के साथ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये स्कीम्स इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रोज़ उनके गाइडेंस की एक जूनियर मंत्री या फिर एक मंत्री के तौर से भी ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो अनुभव अच्छा ही रहा है जी। तो अभी उस स्कीम पे आ जाते हैं जिसकी हर जगह पे चर्चा चल रही है, और अजीत पवार जी जो है वो गुलाबी जैकेट में नजर आ रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर एकदम से, मतलब नरेटिव पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। इस ये बोलने में मुझे कोई मतलब परहेज नहीं है कि एक तरफ जो लोकसभा में आप लोगों ने भी माना कि महाविकास को एड्स था, अब कहीं ना कहीं महायुति पिक्चर में नजर आ रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लाड़की बहन योजना, पहले तो मैं नाम से ही शुरू करता हूं कि लाड़की बहन योजना की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, क्योंकि अजीत पवार जी जो उप मुख्यमंत्री है उनके जो लोग हैं वो सारे राष्ट्रवादी के फंक्शनरीज बोलो, नेता बोलो, एमएलए एमपी सब जो है इसको लाड़की बहन योजना करके बुला रहे हैं, और जो एकनाथ शिंदे और उनके शिवसेना वाले जो है वो इसको मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना बुला रहे हैं। तो मैं क्या बुलाऊं इसको? मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन इस योजना का नाम है, लेकिन जब हम डे टू डे लाइफ में कभी भी किसी भी योजना का प्रसार करते हैं तो ऑब्वियसली मीडिया में हो या लोगों में हो, जो उसका एक उपनाम जो है या फिर जो इजीली मुंह से निकल जाता है, प्रोनाउंस हो जाता है, तो लाड़की बहन के नाम से अगर आप काफी मीडिया में रील्स भी देखेंगे, सोशल मीडिया में भी रील्स देखेंगे, तो सब लाड़की बहन लाड़की बहन लाड़की बहन इस तरीके से ही नाम ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है। तो ऑब्वियसली जीआर या टेक्निकली नाम मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन ही है। और काफ़ी सारी योजनाएं जो है अभी जो हमने बजट में लाई है महायुति के सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय उनके गाइडेंस में काफ़ी ये योजनाएं आई हैं, जैसे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हो, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन हो, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना हो, तो मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना हो। लेकिन जब हम दिन में इस योजना के बारे में बात करते हैं या कहीं पे भी इंटरेक्शन रहता है तो हम युवा प्रशिक्षण योजना बोल देते हैं, लाड़की बहन बोल देते हैं, अन्नपूर्णा योजना बोल देते हैं, तो लोगों को भी इजीली वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस तरीके से कई बार जब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जब इस योजना के बारे में बात करते हैं तो इजीली लाड़की बहन ऐसे निकल जाता है। तो हर एक योजना में वैसे होता है कि
नाम जो स्कीम का है वो हमारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें जो योजना का नाम है वही रहता है। काफ़ी बार हम जब डे टू डे इंटरैक्ट करते हैं तब उसका एक उपनाम जो है जो इजीली सबको कनेक्ट हो जाता है, उस तरीके से हम उस योजना को संबोधित करते हैं। आपके डिपार्टमेंट के अंडर ये योजना आती है, तो मैं समझना चाहूंगा कि अभी क्यों? लड़की बहन तो पहले से लड़की ही थी ना, अब अचानक लड़की क्यों हो गई? हमने जब चौथा महिला धोरण लाया तब हमने उसमें 8 मुद्दों पे काम किया और उस धोरण को हम अष्टसूत्री धोरण बोलते हैं, 4th वुमेन पॉलिसी। We have concentrated on 8 important issues related to women, be it women security, be it women empowerment, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम करना, उद्योग में, इंडस्ट्रियल इसमें जोन में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना, विमेन सिक्योरिटी हो, विमेन एजुकेशन हो। तो हमने उस वक्त हर एक डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए योजनाएं होनी चाहिए, इस बात का एक इंडिकेटर हमने महिला धोरण में दिया था। उस हिसाब से आज जो शिक्षण विभाग है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो यूनिफॉर्म सिलाए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका जो सिलाने का काम है वो हमारे बचत घट को दिया है। क्या बात। तो उद्योग जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने उस हमारे 4th वुमेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज 30% विमेन को वहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, तो वो उन्होंने लिया है। हमारी जो ST बसेस है उसमें 50% हमने विमेन को टिकट्स में हमने वो सहूलियत दी है। तो ऐसे ऐसे जो निर्णय है वो लिए गए थे। जब ये योजना भी है, हमने विमेन पॉलिसी जब आई थी तभी इसका पहला डिस्कशन हुआ था, पहला ड्राफ्ट जो है तब तैयार हुआ था। लेकिन जब महाराष्ट्र जैसे राज्य में हम ऐसी योजनाएं लाते हैं तो उसका पूरा कैलकुलेशन करना भी जरूरी है। महाराष्ट्र राज्य, यूपी राज्य हो, वेस्ट बंगाल के बाद जो हाईली पॉपुलेटेड या बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, तो इसके कितने लाभार्थी होंगे, कितने बेनिफिशरीज होंगे, इसका वर्किंग पैटर्न कैसे होगा, कैसे हम एक ही वक्त इतनी ज़्यादा महिलाओं को डीबीटी कर, इन सब चीज़ों का एक प्रपोजल, एक कॉन्क्रीट प्रपोजल, उसका एक बजट प्रपोजल बनाने में भी वक्त लगता है। तो तकरीबन 3-4 महीने इस योजना पे काम चल रहा था और जब इसका फाइनल प्रपोजल प्रस्ताव हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या शासन तक रखा, उसके बाद इसमें काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस भी, सुधार भी उन्होंने सुझाव किए और उसके बाद ये योजना लाई। तो तकरीबन 3-4 महीने उसका काम चल रहा था और उतने में लोकसभा के चुनाव भी थे। तो ऑब्वियसली जब हम कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हैं, जब लोकसभा का चुनाव रहता है, तो ये थोड़ी प्रोसीजर स्लो डाउन हो गई 1-1.5 महीने के लिए, और जब चुनाव से हम वापस आए तो ये पूरी प्रोसीजर हमने स्पीड अप की। आप ग्राउंड पे देख रहे हो, आपने बोला आप एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, इसका इलेक्टोरल बेनिफिट होगा क्या? हर एक चुनाव अपना अलग अलग एक वातावरण होता है, अलग अलग मुद्दे रहते हैं। तो लोकसभा के वक्त चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा गया था, विधानसभा के चुनाव बहुत अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जिला पंचायत के जो मुद्दे रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो विधान सभा के जो चुनाव रहते हैं उसमें मुद्दे अलग रहते हैं, क्योंकि हमें MLA चुनना होता है। तो जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 6 विधानसभा जो है उनमें से हमें 1 लोकसभा का सांसद चुनना होता है। तो यहाँ पे तो चुनाव है अपना MLA चुनने का, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोकल मुद्दे अलग रहते हैं, प्रायोरिटीज अलग रहते हैं, लोगों का सोच अलग रहती है, तब जो नरेटिव्स होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे आपने कहा कि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी के लिए एक लोगों का एक रुझाव जो है वो नजर आ रहा था, या झुकाव जो है वो नजर आ रहा था। अभी जो है वो वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट है उन पे भी काफी निर्भर करेगा कि लोग किस प्रकार वोट करेंगे, बिकॉज MLA जो है वो डे टू डे कनेक्ट रहता है लोगों के साथ, तो इस हिसाब से लोग वोट करते हैं। तो स्कीम्स तो हाँ, जैसे हम स्कीम्स अनाउंस करते हैं उन्हें किस तरीके से हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कितनी सक्सेसफुल होती है, ये सब चीज़ों पे भी कुछ बातें डिपेंड करती है। क्योंकि हम जब जैसे लाडकी बहन जैसी योजना हो, जितने हमने बजट में जैसे ये अनाउंस की तभी से इसके बारे में बज़ है।
तो जितनी बस थी उतनी ये जिम्मेदारी भी थी कि इसे सक्सेसफुल करना है। तो उसमें भी काफी चीजें उस पर भी निर्भर रहती हैं कि हम कितने सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाकी बहुत ज्यादा मुद्दे रहते हैं जो एक चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है वो पिछले चुनाव से अलग भी होगा, सोच भी लोगों की अलग होगी। और मुझे ये लगता है कि बहुत ही नेगेटिव एक फेक नैरेटिव लोकसभा के वक्त हमें देखने मिला। तो उससे उभर कर हम ये विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। मैं वही कह रहा था कि लाड़की बहन का पूरा चल रहा था, एक माहौल बना हुआ था। अचानक बदलापुर की जो एक घटना हो गई, जो बहुत डिस्टर्बिंग घटना थी, उसके बाद थोड़ा मतलब वहां पे शिफ्ट उस तरीके से होने लगा कि हमारी महिलाएं सुरक्षित तो कर दो पहले। एक महिला मंत्री होने के नाते, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आप संभाल रहे हो, आज जो ऑडियंस हमको देख रही है, आप उन माता पिता को क्या संदेश देंगे? क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में भी सेफ नहीं है तो फिर क्या है जी? तो उनके लिए कुछ अगर आप बोलें। विमेन सेफ्टी, यस, इट इज अ कंसर्न एंड इट इज वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कीम योजनाएं जो है वो समाज या फिर वो जो एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है उनको अपलिफ्ट करने की जो बात है वो योजना की तरफ से हम करते हैं। कोई भी स्कीम हो ये आपको फाइनेंशियली अपलिफ्ट करने में, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ाने में उसका प्रयास ज़्यादा रहता है। हम जब फार्मर्स के लिए स्कीम लाते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि फार्मर्स की लाइफस्टाइल हो, वो जो इतनी ज़्यादा मेहनत लेते हैं तो उन्हें कुछ सहूलतें मिलनी चाहिए। हम जब महिलाओं के लिए लाते हैं तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि महिलाओं को हमें प्लेटफॉर्म देना है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। ये सब चीज़ें एक तरफ होती है। सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी या एक नागरिक के तौर से हमारा सुरक्षित होना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि जैसे शक्ति कायदा है जो महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वो प्रस्ताव दिया था, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसमें जो कायदा है, जो लॉज है, वो काफ़ी अभी बदलाव उनमें किए हैं। जो हमने मुद्दे शक्ति कायदा में जो हमने प्रस्तावित किए थे उनमें से तकरीबन 70% जो मुद्दे हैं वो अभी जो न्यू लॉज और रेगुलेशंस जो लाए हैं केंद्र शासन ने उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी अगर उसमें से कुछ एक्सक्लूड हुआ हो तो वो हमें एक प्रस्ताव फिर से ले जाना पड़ेगा। बट सिक्योरिटी एंड विमेन सेफ्टी, यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बच्चे हो जब स्कूलों में जाते हैं तो उनके माँ बाप वो जो स्कूल का प्रशासन होता है, उनकी जो कमेटी होती है, उन पे विश्वास रख के वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। तो यस, उनकी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट। सिर्फ ये नहीं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला जो होता है तो वो सिक्योरिटी रहती है। और उस तरफ से भी हमने कुछ जो स्कीम्स है वो उन मुद्दों को टारगेट करके भी लाई है। जैसे हमने पिंक रिक्शा लाया है। एक बार पिंक रिक्शा जो है वो विमेन को यस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगी। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उस पिंक रिक्शा जो है वो एक महिला ही चला रही होगी। तो जो महिलाएं, जो लड़कियां उस रिक्शा में ट्रैवल करेंगी उनको भी एक सेफ्टी ये निश्चित रूप से महसूस होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेजेस हो, वर्क प्लेसेस हो, वहाँ पे ये पिंक रिक्शा हम उपलब्ध करके दें, सो दैट वर्किंग जो विमेन रहती है या फिर जो हॉस्टल में रहने वाली जो लड़कियाँ रहती है, स्कूल कॉलेजेस में जाने वाली लड़कियाँ रहती है, उन्हें ये सुविधा हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये महानगर पालिका मतलब अर्बन एरियाज में वी आर स्टार्टिंग इट, वी आर कनेक्टिंग इट विथ ओला एंड उबर एज वेल, सो दैट वो एक थोड़ा इजी एक्सेस भी हो जाता है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट भी और गृह विभाग जो है, होम डिपार्टमेंट भी इन मुद्दों पे और भी ज़्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट करके काम कर रहे हैं। दीदी भाई, 3-4 महीने में हम एक प्रोटेस्ट लगातार देखते हैं, वो है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का प्रोटेस्ट। और ऐसा नहीं है कि आप मंत्री बने हो तब से ये शुरू है, काफ़ी समय से शुरू है। तो वो रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? एक तो हमने आंगनवाड़ी सेविका हो या मददनीश हो, उनके लिए हमने उनकी बहुत काफ़ी सालों से स्मार्टफोन की उनकी जो मांग थी वो हम पूरी कर पाए हैं।
हमने 4-5 महीने पहले ही उन्हें सारी हमारी जो हेल्पर्स है और जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका है उनको हम स्मार्टफोन्स दे पाए हैं। उनका काम आसान हो जाता है क्योंकि हमें पोषण ट्रैकर पे रोज अपलोड करना होता है कि कितने बच्चों का हमने वजन चेक किया है, कितने बच्चों को हमने क्या पोषण दिया है। तो उनके डे टू डे वर्किंग में भी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जब हमने ये लाड़की बहन योजना जो हमने निकाली है उसमें हमने जो आंगनवाड़ी सेविकास है, हेल्पर्स हैं, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है लाभार्थियों का, उनके लिए हमने इंसेंटिव्स रखे हैं। 50 रुपए का इंसेंटिव पर अप्रूव्ड फॉर्म के लिए है। तो वो भी उनके काम की कहीं ना कहीं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बैकअप देने की वो एक कोशिश हम कर रहे हैं। दैट इज़ वन। उनके पेंशन का जो प्रस्ताव है वो भी हमने विभाग की तरफ से, हमने शासन की तरफ वो भेजा है। तो उस पर भी पॉजिटिवली ये सरकार अप्रोच रखती है। हमने केंद्र मंत्री महोदया जो है हमारी अन्नपूर्णा देवी मैडम, उनके साथ भी जब हमने एक बैठक हमारी हुई थी तो सबसे पहली मांग महाराष्ट्र के महिला व बाल विकास विभाग की तरफ से हमने यही की कि आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश जो है, हेल्पर्स है, उनके जो मानधन में जो उनकी रिक्वेस्ट है कि उनमें कुछ बढ़ती उनमें होनी चाहिए या फिर इट शुड बी इंक्रीज। तो हमने भी ये केंद्र शासन की तरफ ये मांग की है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास कर रहे हैं। और एक बात, जो ये स्कीम हमने निकाली है लाड़की बहन, उसमें बेनिफिशियरी आंगनवाड़ी सेविका और आशा सेविका और मददनीश भी है। ये एक में वह योजना है जिनमें हमने जो हमारे शासन से कनेक्टेड जो भी हमारे घटक है, जैसे आंगनवाड़ी, तो उनको आप डायरेक्टली कनेक्ट करवा रहे हो? नहीं, उनको ये स्कीम का हम बेनिफिट दे रहे हैं। आज तक किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट जो है उनके कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। अच्छा, ये एक में वो योजना है जिसमें हमने आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश, आशा सेविका हो, आरोग्य सेविका हो, वो बेनिफिशियरी भी है और वो बेनिफिशियरीज के फॉर्म भी भरवा के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा पॉलिटिकल पे आ जाते हैं अभी, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी शिवसेना के साथ अलाइन करने से राष्ट्रवादी कांग्रेस को नुकसान हुआ? क्योंकि यूनाइटेड राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मैं जानता हूं कि सेक्युलर विचारधारा है, शाहू फुले अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाली विचारधारा, जितना मैंने महाराष्ट्र को पॉलिटिक्स को समझा है। ये एक जब यूनाइटेड एनसीपी थी, आज अजीत पवार जी की एक एनसीपी अलग हो गई है और शरद पवार जी की एक एनसीपी अलग हो गई है। तो आज अजीत पवार जी की एनसीपी किस विचारधारा को मानती है? हमारी विचारधारा सेक्युलर ही है। हम शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा पे ही चलते आए हैं। जब हमने इस सरकार में भी माननीय अजीत दादा ने जब ये निर्णय लिया, बाकी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जब ये निर्णय लिया, एक बात जो उन्होंने स्पष्ट पहले से की थी कि हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम जिस विचारधारा से आज तक इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, हम वो विचारधारा कभी भी नहीं बदल सकते। तो आज भी आप देखिए कि अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बने, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी सेक्टर है, उनके जो फंड्स है वो पहले 50 CR था, अभी 500 CR कर दिया है, वो है। या फिर उन जैसे हमारे बाकी के समाज के जो विद्यार्थी है उनको जो लाभ या स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, उसी तरीके से उन्होंने मार्टी के नाम से, जैसे बार्टी या सारथी है, वैसे ही मार्टी के माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने वो स्कॉलरशिप्स जो है वो शुरू की है। आज लाड़की बहन जैसे हमने योजनाएं लाई है, वो किसी भी जात और धर्म नहीं देखती है। हम सारी जो महिलाएं हैं, किसी भी जात या धर्म की हो, उन्हें इस योजना के अंदर लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा है उसे हमें कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैंने जैसे कहा कि हर एक चुनाव अपने अपने अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। अगर लोकसभा के चुनाव में हमें उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो पाई जितनी हमने अपेक्षित की थी, जितनी एक्सपेक्टेड थी, तो सेम गोज विद बीजेपी ऑल्सो, शिवसेना ऑल्सो एंड एनसीपी ऑल्सो। तो वैसे हर एक हमने इंडिविजुअली भी जितना सक्सेस हमने एक्सपेक्ट किया था उतना हम नहीं जुड़ा पाए हैं। तो वो एक अलग चुनाव था, मुद्दे अलग थे, परसेप्शंस अलग थे, नैरेटिव्स अलग थे। अभी जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो हम महायुति ही साथ में लड़ने जा रहे हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस बात पे है कि हमें
महाराष्ट्र राज्य को आगे ले जाना है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम ये जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। जब महाविकास आघाड़ी भी हो तभी भी उनमें उनकी भी विचारधारा अलग अलग है। आज अगर आप देखें तो शिवसेना की विचारधारा अलग है। हाँ, कांग्रेस और एनसीपी की पहले से ही विचारधारा एक रह चुकी है, लेकिन उनमें भी काफी डिफरेंसेस पहले आ चुके हैं, ऐसे नहीं है। तो जब हम 3 पार्टियां जब अलायंस करती है तो सबका अलग अलग आइडेंटिटी रहती है और सबका ये अधिकार रहता है कि हम अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है वो बना के रखें, लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी बना के रखे भी हम एक कॉमन पॉइंट एजेंडा पे हम चुनाव लड़ते हैं और उसमें काफ़ी बार सक्सेसफुल भी होते हैं। तो एक आध चुनाव में अगर कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर चुनाव में वो रिपीट हो। हमें इस बात की हम इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि अब जो हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है वो महायुति को निश्चित रूप से दोबारा चुनाव के लाएंगे। ताई बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक डेमोक्रेसी में ये बेस्ट चीज होती है कि 3 अलग अलग विचारधारा की पार्टी है जिसको मतलब एक टेबल पे वो लोग आए हैं और मतलब लोक कल्याणकारी काम कर रहे हैं। बहुत सही बात है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक एनसीपी का एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक समाज जो है वो एनसीपी का बहुत बड़ा वोटर है। जो अजीत पवार जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था उन्होंने भी कहा कि थोड़ा बहुत हमसे दूर गया है। मुझे बताइए एक चीज कि अभी ऐसी घटनाएं होती है कि अभी आपने देखा एक ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिस तरीके से मारा गया सस्पिशन पे कि उनको बीफ कैरी कर रहे थे, उसके बाद नीतीश राणे का जिस तरीके से बयान आ रहा है, तो ये ऐसी घटनाएं अगर होगी तो एनसीपी को आपको नहीं लगता उसका नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी को मैं पर्सनली ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल मत है, मुझे लगता है कि बीजेपी मुस्लिम वोट की तरफ नहीं इतना उनका वो टारगेट है ही नहीं, टारगेट ऑडियंस। और शिवसेना भी मुझे लगता है काफी हद तक वो उन्होंने दिमाग में नहीं रखा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जितना मैं अभी आपने भी कहा कि विचारधारा तो वही है, जितना मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में मानती है, तो इसका बहुत बड़ा डैमेज पार्टी को हो सकता है, ये आपको नहीं लगता है? हर एक विधायक का अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग पॉलिटिकल जी वहाँ की सिचुएशन होती है। जैसे अभी आप बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, हम गडकरी साहब को बहुत मानते हैं, वन ऑफ द सीनियर लीडर्स, वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग पॉलिटिशियंस की हम उनको पहचानते हैं, काफ़ी सालों से हम पूरे देश में उनके लिए रिस्पेक्ट है। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुस्लिम वोटर्स है वो उनके लिए वोट करते हैं, क्योंकि उनका चुनाव लड़ने का तरीका हो या उनका काम करने का तरीका हो अलग रहता है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग काम करने के तरीके रहते हैं। एक या 2 विधायक अपने अपने हिसाब से कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी पार्टी में सारे के सारे ही उस विचार के हो, या फिर जो उनको लीड करता है, जो लीडर उनको लीड करता है, उस लीडर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जब हमने इस महायुति में शामिल होने का निर्णय लिया तो हमारे जो नेता है, अजीत दादा हो, प्रफुल्ल भाई हो, भुजबल साहब हो, तटकरे साहब हो, उन्होंने जब अमित शाह साहब के साथ इस बारे में बात की, मोदी साहब के साथ जब उस बारे में चर्चा हो रही थी, तो एक स्टैंड उन्होंने पहले से क्लियर किया था कि हमारा जो सेक्युलर आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है, वो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हम उस मुद्दे पे या उस हमारे जो मांग थी या हमारा जो डिसीजन था उसका रिस्पेक्ट ही किया है हमारे अलायंस पार्टी ने। और इसलिए सबकी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा रहती है। हमने देखा है कि जो माइनॉरिटी के हमारे मिनिस्टर है अब्दुल सत्तार जी, वो तो शिवसेना के हैं, तो फिर भी उनके डिपार्टमेंट की तरफ से माइनॉरिटीज के लिए काफ़ी अच्छी जो योजनाएं हैं वो ली जा रही है। तो सबकी अलग अलग सोच होती है, बट हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि एक जो विधायक है वो अपने जो ओपिनियंस है वो बता रहा है, तो हम बोल नहीं सकते कि पूरे पार्टी के यही ओपिनियंस है, क्या उनके हर एक विधायक के यही ओपिनियंस रहेंगे, तो वैसे नहीं है। शिवसेना जो है एक नाथ शिंदे साहब की, उनमें भी माइनॉरिटी सेल है उस पार्टी में, और माइनॉरिटी सेल का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स और उन्होंने ये भी लिए है। तो हर एक पार्टी का जो है वो अपने अपने क्षेत्र के जो विधायक रहते हैं उनमें रहते हैं, उनके अलग अलग कुछ वहाँ के प्रायोरिटीज़ रहते हैं, बट वी कांट जनरलाइज इट। तो हम एनसीपी, हम सेक्युलर आइडियोलॉजी ही रखते हैं,
हाँ एक डिफरेंस है कि हमारे जो सारे विधायक हैं उनकी सेक्युलर ही आइडियोलॉजी है, मतलब कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है या कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग, वो नहीं है। एनसीपी एज अ पार्टी हैज़ अ वेरी सेक्युलर आइडियोलॉजी, और वो हम जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, पॉलिटिकल एलाइज या कुछ भी हो, बट ये एक चीज है जिस पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। शिवसेना की आपने बात की, हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था, आपके सहयोगी है, कैबिनेट मंत्री है तानाजी सावंत, उन्होंने कहा कि एनसीपी के नेताओं के साथ जब मैं बैठता हूँ तो मुझे उल्टी आती है। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट? जैसे मैंने कहा, हर एक के अलग अलग अपने ओपिनियंस होते हैं। मुझे पता नहीं उन्होंने किस रेफरेंस में ये बात की होगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो, फडणवीस साहब हो, अजीत दादा हो, वो तीनों साथ में मिलके ये महायुति का सरकार चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्कीम्स है वो उन तीनों के टेन्योर में, जो उनका कलेक्टिव टेन्योर है उसमें लाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पिक्चर भी देते हैं। पता नहीं, मतलब वो तो काफ़ी सीनियर मंत्री है, उनसे अपनी ही जो एलाइड पार्टी है, जो जिनके साथ आप सरकार में बैठे हो, तो ऐसे स्टेटमेंट्स तो देखा जाए तो आने नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान महायुति को एक भुगतना पड़ता है। वही पूछा मैंने, वही कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस बात को, उस स्टेटमेंट को ज़्यादा महत्व ना अजीत दादा ने दिया है, ना हमारे किसी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने दिया है, और मुझे लगता है ना ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिया है। एक रैंडम स्टेटमेंट था और वो वही तक सीमित था। नहीं, बट आप लोग, जैसे आप दादा से काफी क्लोज है, तो आप लोग जब डिस्कस करते हो, ये चीजें डिस्कस तो होती ही होगी, तो ये चीजों को लेके दादा को आप लोग नहीं कन्वे करते हो कि इस तरीके से संभाल के बात होनी चाहिए? जैसे रामदास कदम और उस साइड पे जो है रविंद्र चौहान के बीच जब हुआ था कुछ बातचीत, तो देवेंद्र फडणवीस ने खुद आगे आके कहा था कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं दी जानी चाहिए। तो दादा से आप लोग डिस्कस नहीं करते? कि हमारे यहाँ तरफ से भी जो हमारी पार्टी प्रवक्ता ने, हाँ प्रवक्ता है, पार्टी प्रेसिडेंट है गडकरी साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी। और जब हम एक चुनाव लड़ने जाने वाले हैं तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स है वो जिसके बारे में दी गई हो उससे ज़्यादा जो देते हैं उनके लिए वो हानिकारक होती है। तो आई थिंक हर एक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी, आप लोगों के लिए क्या करते हो, उस बात पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही हमें नेगेटिवली ही लोगों के सामने पोर्ट्रे करती है। सुप्रिया ताई से बात होती है क्या अभी? नहीं, सुप्रिया ताई से कोई बातचीत नहीं होती। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट आपका जवाब था। ऐसी आप कभी पॉसिबिलिटी देखती है? मैं ये नहीं पूछूं क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार कुछ लोग जाना आना चल रहा है वहां पे, राष्ट्रवादी तुतारी की तरफ लोग जाते हुए हम देख पा रहे हैं। मैं नहीं पूछूंगा आप जाएंगे, सुनील जी जाएंगे, इस पर मैं नहीं आऊंगा, कोई कभी बताता नहीं है कि हम जाने वाले। मैं ये पूछूंगा, एक राष्ट्रवादी कभी हो सकता है क्या? मर्जर कभी होने के चांसेस है या आप उसको राइट ऑफ नहीं करते? पता नहीं, आई मीन पॉलिटिक्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आज इस बारे में मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत ही छोटी कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे तो इस बात का इतना एनालिसिस है नहीं कि आगे क्या होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि जब हमने सारे विधायकों ने ये निर्णय दिया था तब अजीत दादा को हमने हमारा एक फ्यूचर लीडरशिप हमने उनमें देखी थी, और उन पे एक भरोसा था कि विधायकों को जो बैकिंग है, जो सपोर्ट है, वो हमेशा से देते आए हैं। तो हर एक जो विधायक होता है उसका अपने अपने तरफ से लिमिटेड क्यों ना हो लेकिन एक विजन रहता है, बिल्कुल, और वो विजन किसके लीडरशिप के अंडर सेफ हम महसूस करते हैं, उस बात का विचार करके हर एक विधायक अपने अपने तरफ से वो निर्णय लेता है। तो अजीत दादा की लीडरशिप में हम सबको फेथ था, एक भरोसा था, और हमने उनके लीडरशिप में काम करने का निर्णय लिया। और मुझे लगता है कि आज हम कौन आगे किसके साथ होगा उससे ज़्यादा हम हमारे जो चुनाव है जो अभी तक शायद एक या 1.5 महीने में घोषित हो जाएंगे, तो उस पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और दादा की लीडरशिप में हम ज़्यादा से ज़्यादा विधायक
चुन के लाने का जो प्रयास है उस पे हम ज़्यादा फिलहाल तो ध्यान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक मैं दो आखिरी सवाल लूँगा। एक तो एज ऑफ नाउ राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार जी की जो है वो कितनी सीटों पे लड़ने के लिए तैयार बैठी है? इस बारे में तो जो हमारे वरिष्ठ है उस वही इस बारे में एक आपका एम्बिशन हो सकता है। हमें एक कार्यकर्ता के रूप से मैं बताना चाहूँगी कि कम से कम एनसीपी जो हमारी अजीत दादा की जो पार्टी है 75 to 80 सीट्स हम कंटेस्ट कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आई एम श्योर दादा की लीडरशिप के अंदर हम दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल लूँगा। महाराष्ट्र में आज तक महिला मुख्यमंत्री हम नहीं देख पाए हैं, तो मुझे ये बताइए इसके पीछे क्या रीज़न आप देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि इतने केपेबल लीडर्स होके गए महाराष्ट्र में बट कभी कोई महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती? एक्चुअली हम हमेशा उसे नेगेटिवली देखते हैं। महाराष्ट्र में हाँ महिला मुख्यमंत्री नहीं देखी, लेकिन महाराष्ट्र ने पहली जो राष्ट्रपति है वो प्रतिभाताई पाटिल वो महाराष्ट्र ने दी है, तो हम उसे उस पॉजिटिव अप्रोच से भी देखते हैं। मैं कभी भी उसे एक महिला मुख्यमंत्री बनेंगी तभी ही महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होगा या तभी महिलाओं के जो सारे प्रश्न है या जो भी उनके समस्याएं हैं वो छूटेंगी, उस तरीके से मैं उसे नहीं देखती हूँ। इट शुड नॉट बी सीन एज अ टोकन। तो जब एक केपेबल महिलाएं आज भी महाराष्ट्र में है, पहले भी हो चुकी है, जब राइट अपॉर्चुनिटी आई एम श्योर आएगी तब महाराष्ट्र को महिला मुख्यमंत्री भी मिलेंगी। लेकिन मैं ज़्यादा इस बात को महत्व देती हूँ कि जो भी उस कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो महिलाओं के प्रश्न को, उनके मुद्दों को कितना महत्व देते हैं, इस बात को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। आज हम, जैसे मैंने कहा कि महायुति के सरकार में आज हम हैं, तीनों भी सीएम हैं, दोनों भी उप मुख्यमंत्री हैं, तीनों ने भी महिलाओं की स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी, दैट डजंट मीन दैट एवरी वीमेन विल बी एम्पावर्ड, बट जो वो व्यक्ति जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके विजन में महिलाओं को कहाँ तक लेके जाना और उनकी डेवलपमेंट किस प्रकार करना, वो मुद्दा जो है वो आई थिंक महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति ताई, हर सवाल का आपने सटीक जवाब दिया। ये बात है। तो ये थी अदिति तटकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में नेता है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.